बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस सवाल में हमारे पास दो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, अल्फ़ा और बीटा, और एक हमारे पास बाई प्रोडक्ट है विच इज़ ज़ेटा। और क्वेश्चन की बेसिकली जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप जॉइंट कॉस्ट जो है उसको एलोकेट करके बताएं। और इसका जो मेथड इन्होंने कहा कि वो नेट रिलाइजेबल वैल्यू की बेसिस पे आपने करना है। नाउ बिफोर वी डू द फिगर वर्क, हम पहले ज़रा एक रफ स्केच बना लेते हैं कि आखिर हमने सवाल में क्या कैसे प्रोसीड करना है। सो लेट्स से दिस ब्लू मार्क इज़ द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो हम इस प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डालेंगे, यानी कि रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। सो ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएंगे और यहाँ से एक मेन प्रोडक्ट बनेगी जिसका नाम हमने कहा जी कि इट इज़ अल्फ़ा, एंड देन वी हैव आवर सेकंड मेन प्रोडक्ट विच इज़ बीटा। इसको रेड पेन से लिखना चाहिए। सो सेकंड इज़ बीटा, और एक जो है वो बाय प्रोडक्ट है, यानी कि वो मेन प्रोडक्ट नहीं है, एंड दैट इज़ जेटा। अब जितना भी खर्चा हम करेंगे, हम जितना भी अपनी ये कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट जॉइंट जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें करनी होती है। और जितनी भी कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे टोटल बनेगी, इसमें से हम जेटा की जो भी, क्योंकि ये मेन प्रोडक्ट नहीं होती, ये हमने थियोरेटिकल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उसमें ये समझ लिया था कि ये तो एक बाय प्रोडक्ट है। तो बाय प्रोडक्ट की जो भी सेल्स वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, और फिर जो हमारे पास कॉस्ट बन रही होती है ये वो कॉस्ट होती है जिसने डिस्ट्रीब्यूट होना होता है इनके दरमियान। अब अगर इन्होंने कहा है कि आप नेट रिलाइजेबल वैल्यू की बेसिस के ऊपर जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करें, तो ये बेसिकली वो नंबर होगा जिसको मैंने इन दोनों के दरमियान, यानी ये फाइंड आउट करना है कि जो मेरी टोटल खर्चा हुआ है कितना अल्फ़ा पे हुआ है और कितना बीटा पे हुआ है, ये मैंने फाइंड आउट करना है। दिस इज़ द चैलेंज। और ये अगर एनआरवी की बेस पे करना है तो इसका मतलब ये है कि इस फिगर की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो अल्फ़ा और बीटा की नेट रिलाइजेबल वैल्यू की बेस के ऊपर होगी। नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? नेट रिलाइजेबल वैल्यू हम डिटरमिन करते हैं, जो भी आपकी सेलिंग सेल्स प्राइस है उसमें से हम माइनस करते हैं जो भी कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ से उस सेल को करने के लिए जितना भी खर्चा आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो वो उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू बनती है। सो अब हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, फर्ज करें कि ये प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे हमारी इसको हमने, आप थियोरेटिकली जब अगर आप उसको रिकॉल करें तो हमने बोला था ये क्या होता है, इसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे पहुँच के हमने कॉस्ट को अलग करना होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी अलग अलग हो जाती हैं। अब जो हमारे पास दो मेन प्रोडक्ट्स बनी हैं, एक को हमने बोला कि अल्फ़ा और दूसरी है बीटा, इनकी हमें नेट रिलाइजेबल वैल्यू चाहिए होगी। और वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ज़ाहिर है अगर अल्फ़ा और बीटा को फर्दर कुछ प्रोसेस करके मैंने सेल करना है तो, और बीटा को भी अगर फर्दर कुछ प्रोसेस करके मैंने सेल करना है, तो ये जो सेलिंग प्राइस होगी इसमें से मैंने माइनस करनी होगी जितनी भी मेरी ये फर्दर कॉस्ट लग रही है। सो ये मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास जो जवाब बनेगा दैट विल बी नेट रिलाइजेबल वैल्यू, राइट। सो ये नेट रिलाइजेबल वैल्यू हमें डिटर्मिन करनी होगी अल्फ़ा के लिए भी और बीटा के लिए भी। और जब वो नेट रिलाइजेबल वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी तो उस बेसिस के ऊपर, यानी जिस प्रोपोर्शन में वो वैल्यूज़ बनेंगी, इस बेसिस के ऊपर मैंने फिर जो मेरी जॉइंट कॉस्ट है उसको एलोकेट करना होगा। सो ये बेसिकली समझिए आपके मेन आइडिया है इस सवाल को सॉल्व करने का। तो अब हम ज़रा इसका इस स्केच को जहन में रखते हैं, और मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह खाली कर लेता हूँ ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ी स्पेस ज़्यादा मिल जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फिगर वर्क। और हम अपनी इस ये जो हमने जितना भी स्केच बनाया था इसको भी अगर यहाँ से मूव कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेट्स मूव इट अप हियर, और ये जो बाकी रह गया इसको रिमूव कर देते हैं। सो ये हमारे पास समझे कि हमारा एक स्केच है जिसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है। सो मेरे पास मटेरियल्स हैं। let me just zoom it in. So I have some materials which I'll be using. So जो materials हैं
उसकी वैल्यूज, उसकी देखें क्या इन्फॉर्मेशन दिया है सवाल में। इट सेज़ कि आपने 25,000 केजी यूज़ किया है और 25 रुपये का 1 केजी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे दो कॉलम और बना लेता हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे प्रोसेस अकाउंट में होता है, एक क्वांटिटी का और दूसरा एट द रेट और फिर रुपी वैल्यू। सो मेरे पास 25,000 केजीज़ हैं और मैं 25 रुपये का 1 केजी ख़रीदता हूँ। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो व्हाट यू गेट इज़ 625,000। सो इतने रुपए का मटेरियल लगा। लेबर की इंफॉर्मेशन क्या है सवाल में। इट सेज़ कि आपने 15 रुपये का 1 आवर है और 4,32,000 लेबर की कॉस्ट है। सो 4,32,000 लेबर की कॉस्ट है, 15 रुपये 1 घंटे के। तो इसका मतलब मैं यहाँ से आवर्स वर्कआउट कर सकता हूँ, और अगर मैं 4,32,000 को डिवाइड कर दूँ 15 से, तो वो 28,800 आवर्स बन जाते हैं। जो तीसरा एलिमेंट है मेरे पास वो ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स जो हैं वो सिंपली इन्होंने कहा कि overheads are allocated to the product at the rate of 10 per direct labor hour। ठीक है। सो ये 10 रुपये एक डायरेक्ट लेबर आवर यानी 28,800 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2,88,000 रुपये बनेंगे। तो इसका मतलब ये कि ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि मैं टोटल कॉस्ट वर्कआउट कर लूँ, और वो 13 लाख, अगर मैं इनको टोटल करूँ तो 13,45,000 रुपये बनती है। ठीक है जी। अब ये जो 13,45,000 रुपये बने, इसमें से कुछ ऐसा हुआ कि मेरा कुछ लॉस भी है। सो लॉस इन्होंने जो बताया वो हम निकाल देते हैं। और लॉस कितना है, ये इट से इसकी 20% ऑफ मटीरियल्स कंज्यूम्ड। मटीरियल जितने आपने इस्तेमाल किए, और मटीरियल कितना आप लगा रहे हो यहाँ पे 25,000, तो इसका अगर मैं 20% वर्कआउट करूँ तो आई कैन ईजीली वर्कआउट कि मेरा नॉर्मल लॉस कितना होगा। सो इन्होंने बताया जी कि नॉर्मल लॉस इज़ 20% ऑफ मटीरियल्स कंज्यूम। तो अगर आप इस 25,000 का 20% बना लें तो व्हाट यू गेट इज़ 5,000। तो 5,000 तो ज़ाया हो जाता है सिंपली। तो इसका मतलब जो मटेरियल इस्तेमाल, यानी जो प्रोडक्ट फाइनल बनेगी, वो अगर मैं 25,000 में से 5,000 निकाल दूँ तो वो 20,000 केजी की से वो प्रोडक्ट बन रही होगी। ये जो 5,000 नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं, इसकी एक सेलिंग प्राइस भी इन्होंने बता दी है कि वो 8 रुपये पर केजी के हिसाब से। सो नॉर्मल लॉस की हमें पता है कि जो सेलिंग वैल्यू होती है, अगर मैं 8 रुपये से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 40,000 रुपये बन जाती है। सो 40,000 रुपये तो सिंपली मेरी कॉस्ट में से ही माइनस हो जाएंगे, और इसका मतलब मेरा जो खर्चा है वो 13,05,000 रुपये का हुआ है एक्चुअली। सो 13,05,000 रुपये का खर्च हुआ है, और 20,000 टोटल वो क्वांटिटी है जो मैं जिससे अपनी प्रोडक्ट बना रहा हूँ। अब मैं प्रोडक्ट क्या बना रहा हूँ, अब ज़रा मैं दूसरी तरफ आ जाता हूँ कि आखिर मैं इससे प्रोडक्ट बना क्या रहा हूँ। सो वो क्वेश्चन में इन्होंने हमें बताया हुआ है कि वो आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं। प्रोडक्ट आप बना रहे हैं अल्फ़ा बीटा और जेटा, और ये इस रेशियो में आप आउटपुट निकालते हैं। तो मैं ज़रा आउटपुट्स भी यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अब जो मेरी प्रोडक्शन है जो प्रोडक्शन है वो तीन चीज़ों की हो रही है। वन इज़ अल्फ़ा, सेकंड इज़ बीटा, एंड थर्ड इज़ जेटा। और इनकी जो परसेंटेजेस हैं वो स्ट्रेट अवे हमें बता दी हैं इन्होंने कि 75% और 15% और 10% ये आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो अब ये जो मेरे पास 20,000 केजीज़ मैंने वर्कआउट किए थे यहाँ पे, अगर मैं इसके ऊपर ये परसेंटेजेस अप्लाई कर दूँ तो मेरी जो प्रोडक्शन आ जाती है वो 15,000 केजी मैं अल्फ़ा के बनाता हूँ, और 3,000 केजीज़ मैं बीटा के बनाता हूँ, और 2,000 जेटा के। ना ये तो इसको ज़हन में रखना है आपने कि ये तो बाय प्रोडक्ट है, यानी एक सबॉर्डिनेट प्रोडक्ट है। तो इसकी तो जो भी सेल्स वैल्यू होगी वो मैंने अपनी मेन कॉस्ट में से माइनस करनी है। तो जेटा कितने का सेल होता है, क्या ये मुझे सवाल में इंफॉर्मेशन दी हुई है? जी बिल्कुल दी हुई है। सो ये सेलिंग प्राइस उन्होंने हमें बिल्कुल बता दी है। सो ये 52.5 का सेल हो जाता है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 52.5 से, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने का बिका। सो ये बिका 1,05,000 रुपये का। सो ये जितने का बिका है, क्योंकि ये मेन प्रोडक्ट नहीं है मेरा, तो इसलिए ये जितने का बिका उतनी कॉस्ट मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। ठीक है जी। क्योंकि इस सवाल में चैलेंज आपको पता है ना क्या है, कि मेरी जो जॉइंट कॉस्ट है वो मेरी जॉइंट प्रोडक्ट्स पे कितनी खर्च हुई, ये मेरा टास्क है।
तो अब मेरी जो बाय प्रोडक्ट थी उसका जो भी पैसा आ रहा है, जितने का वो बिक रहा है, वो मैं फ़ौरन यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ और ये पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर मेरा खर्चा हुआ कितना। मेरा खर्चा हुआ 12 लाख रुपए। ठीक है जी। और 12 लाख रुपए से मैंने बनाया क्या? मैंने बनाया है अल्फ़ा और बीटा। अब इस 12 लाख को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है जी। और वो किस बेस पे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू की बेस पे। तो बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे हम करेंगे ये कि हम एनआरवी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो सेलिंग प्राइसेस जो हमें दी हुई हैं 95 और 175, इस बेस के ऊपर ज़रा सेल्स वैल्यू निकालें। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें फिगर्स को, तो ये मेरे पास बनती है 14,25,000 और बीटा की जो वैल्यू बनती है वो 5,25,000 रुपये बनती है। ठीक है जी। और लेकिन ये तो सेल्स प्राइस है। यहाँ पे सवाल में आपको उन्होंने बताया है कि आप वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो अल्फ़ा जो है उसको एज इट इज़ आप सेल नहीं करते, बल्कि उसको आप कुछ फर्दर कॉस्ट भी इंकर करते हैं। सो फर्दर कॉस्ट भी इंकर की जाती है अल्फ़ा के ऊपर, वो है 30 पर यूनिट। 30 रुपये एक यूनिट पे खर्च करते हैं, फर्दर कॉस्ट इंकर करते हैं, उसके बाद वो सेल होता है। तो इसका मतलब इस पर कुछ फर्दर कॉस्ट लगती है जो मुझे यहाँ से माइनस कर देनी चाहिए। सो फर्दर कॉस्ट जो हम लगा रहे हैं वो 30 रुपये लगा रहे हैं एक यूनिट पे। सो वो कितने हैं? 15,000 यूनिट्स हैं। तो 15,000 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 30 से, तो ये 4.5 लाख रुपए बनेगा। सो ये जो फर्दर कॉस्ट मेरे पास आ रही है इसको मैं अपनी सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देता हूँ, यानी 14,25,000 में से। तो मेरे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेरे पास बनती है 9,75,000 रुपये की। तो मैंने क्या किया? 14,25,000 में से 4,50,000 माइनस कर दिया। और इसी तरह जो बीटा है उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 5,25,000 ही है, क्योंकि इसके ऊपर कोई फर्दर कॉस्ट मैं नहीं लगा रहा हूँ। अब आपने करना ये है कि इस प्रोपोर्शन में, क्योंकि नेट रियलाइजेबल बेसिस वैल्यू की बेसिस पे आपने 12 लाख को तकसीम करना है। तो अगर आप इसको टोटल करें तो ये बन जाता है 15 लाख। ठीक है जी। सो व्हाट योर कैलकुलेशन विल बी, योर कैलकुलेशन विल बी कि आप 12 लाख रुपए को पहले डिवाइड करें 15 लाख से और मल्टीप्लाई करें 9,75,000 से। तो ये जो वैल्यू बनेगी ये वो वैल्यू है जो अल्फ़ा के लिए है, और ये बनती है 7,80,000। ठीक है जी। इसी तरह आप 12 लाख को डिवाइड करें 15 लाख से और इसको मल्टीप्लाई कर दें 5,25,000 से, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाती है 4,20,000। तो ये 4,20,000 ये हो गया। तो अब अगर आप इसको टोटल करें तो ये 12 लाख बनते हैं। तो आपने एक्चुअली किया क्या कि आपने बड़ी कामयाबी के साथ इस 12 लाख को, जो आपका ख़र्चा हुआ था, वो आपने फाइंड आउट कर लिया कि कितना ख़र्चा मैंने किया है अल्फ़ा के लिए और कितना ख़र्चा किया है मैंने बीटा के लिए। ठीक है। सो दिस वाज एक्चुअली द टास्क जो आपने कंप्लीट करना था इस सवाल में। अ, इसमें अब अगर आपका कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।